Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of June 2024। 6 जून 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले 2 से 3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें ऑल इंडिया रैंक 113 यानी कि यूपीएससी 2023 में जिनकी AIR 113 थी, उसने बताया है कि किस तरीके से अपन प्रीलिम्स के लिए अगले जो आने वाले 10 दिन है उसमें स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, किस चीज़ को पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख लीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने अभी तक टेम्स IAS ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट के लिंक से टेम्स IAS ऐप भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज आएंगे वो उसी में आएंगे और जो भी अनाउंसमेंट भी आएगा तो बहुत इजीली हम उसमें कर सकते हो। लाइव क्लासेस होने ही वाली हैं। आप सबको पता है कि जो हमारा प्रीलिम्स का कोर्स चलने वाला है 2025 के लिए, वो 20 जून से क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो लाइव आपको ऐप के माध्यम से ही देखना पड़ेगा, चाहे वो आप लैपटॉप पे देखें चाहे मोबाइल पे देखें, लेकिन देखना आपको ऐप के माध्यम से ही पड़ेगा। तो प्लीज़ डाउनलोड दैट ऐप इन ऑल योर डिवाइसेस ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये 2 बातें थी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। और प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए ना, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनका जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ बेंचमार्क इंडेक्स। तो बेंचमार्क इंडेक्स जो शेयर मार्केट में होता है उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज, दूसरा है टू मेजर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ स्टॉक मार्केट, तीसरा है प्रिडिक्ट फ्यूचर स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स, एंड चौथा है आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फॉर प्राइमरी पर्पज़ ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स पता लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है टू मेजर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ स्टॉक मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि पहला बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक करने के लिए आप बेंचमार्क इंडेक्स क्यों देखोगे? बेंचमार्क इंडेक्स क्या होते हैं? जैसे निफ्टी मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, इनको आप तब देखते हो जब आपको ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ देखनी रहती है ना, ओवरऑल सेक्टर की हेल्थ देखनी रहती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। सेकंड सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर है जो बेस्ट इलिस्ट्रेट करता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा कह रहा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप, एंड चौथा कह रहा है इमरजेंसी पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान सवाल है इसका भी। अब देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट तो फेडरल फीचर है नहीं, सिंगल सिटीजनशिप भी फेडरल फीचर नहीं है, तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है एक और ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इमरजेंसी पावर ऑफ द यूनियन, ये भी फेडरल फीचर नहीं है। तो फेडरल फीचर है कौन सा? डिवीजन ऑफ पावर एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मैंने कल आपको पढ़ाया भी था और अपने वेबसाइट जो हमारी है टेम्स IAS उसमें इसकी नोट्स भी अवेलेबल कराई थी जब मैंने NCLT वर्सेस DRT पढ़ाया था आप लोग को। तो यहाँ पे सवाल वही है कि NCLT के रिगार्डिंग स्टेटमेंट से पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 NCLT हैज़ पावर टू फ्रीज द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। आसान सवाल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। तो अगेन, जैसा मैंने कल के पेपर में बताया था कि आज का पेपर पूरा चुनाव के नतीजों से भरा हुआ है, तो आज का जो पेपर है वो पूरा कोलिएशन गवर्नमेंट से भरा हुआ है कि मतलब किस तरीके से कोलिएशन बनेगा, TDP क्या करेगा, जनता दल क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके के सारे न्यूज़ आइटम्स हैं। लेकिन जैसा कल के पेपर में कुछ ग्रीन शूट्स हमको मिले थे, अच्छी न्यूज़ आर्टिकल्स मिले थे, वैसे ही आज भी हमको बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे। पहला आर्टिकल आपके सामने है। HRW ने कहा है कि इसराइल ने वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया इन द लेबनान। ठीक है ना, इसराइल ने लेबनान के ऊपर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अब 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक तो HRW इंपॉर्टेंट है जो कि है ह्यूमन राइट्स वॉच, और दूसरा आपका वाइट फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों हैं क्या। ठीक है ना। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये बेसिकली काम करता है टू एडवोकेट ऑन द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेसी का काम करता है। 1978 में इसका फॉर्मेशन हुआ, आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। 1978 में फॉर्मेशन हुआ, रिसर्च करता है, एडवोकेसी करता है ऑन द ह्यूमन राइट्स, एंड इट्स अ
नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। वाइट फॉस्फोरस की बात करूँ वहीं पे, तो वाइट फॉस्फोरस एक केमिकल है विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्मोक स्क्रीन्स और टू मार्क द टारगेट्स, है ना, याद रखिएगा। इट कैन ऑल्सो कॉज सीरियस बर्न्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो एक तरीके से केमिकल वेपनरी में आ जाएगा ना। तो जैसे बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी है, आपको पता होना चाहिए कि जिनेवा कन्वेंशन के अंदर 2 पार्ट हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कन्वेंशंस, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, उनको प्रिवेंट करता है, इसको यूज़ नहीं करना होता है, बट इसराइल ने उसका यूज़ किया है। तो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से उसको ट्रायल किया जाएगा, बट दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन एलिज्ड बाय HRW ह्यूमन राइट्स वॉच कि इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है ना। एंड इसका मतलब है कि अगर उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज थे, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस थे, उनको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ कि कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं। दूसरा है जीन थेरेपी ऑफर्स होप फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्म ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि एक जीन होता है जिसका नाम होता है OTOF जीन, OTOF जीन होता है। तो जब उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है कई बच्चों में, तो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स में ही हो जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो OTOF जीन का म्यूटेशन हो चुका रहता है और इसी कारण से उनको हियरिंग डिसेबलमेंट हो जाती है, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है ना। एंड अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इस OTOF जीन की म्यूटेशन में होता क्या है कि ये दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है, ओटोफर्लिन। याद रखिएगा, OTOF जीन का जब म्यूटेशन हो जाता है तो दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द ओटोफर्लिन प्रोटीन। अगर ओटोफर्लिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इट इज़ नीडेड फॉर हेयर सेल्स इन द इनर ईयर टू हियर, है ना। हियरिंग के लिए इनर ईयर्स जो होते हैं आपके, वहाँ पर ये हेयर सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका जो आपका ओटोफर्लिन प्रोटीन है, ठीक है। बट वो ओटोफर्लिन प्रोटीन चूंकि अब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है इस जीन के म्यूटेशन के कारण, तो यही एक डिसेबलमेंट का कारण बन जाता है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका ट्रीटमेंट में आप इंजेक्ट करते हो एक मॉडिफाइड वायरस इनटू द इनर एयर दैट स्मगल्स इन अ वर्किंग वर्जन ऑफ द OTOF जीन। तो वो वायरस जो रहता है वो अपने साथ एक आपका एक OTOF जीन का वर्जन कैरी करके जाता है, तो आपका फिर वो अंदर जो हेयर सेल्स के लिए जो जरूरत पड़ती है वो चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस होती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस OTOF ओटोफर्लिन एज वेल। अगर आता है तो आप बता सकते हैं किससे रिलेटेड है, क्या है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। द नेक्स्ट इज सेबी मैंडेट्स डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़। अब क्या है यहाँ पे, सेबी ने जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, कल मैंने आपको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, MIIs के बारे में बताया था। और MII में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट जो सेंसेक्स हो गया और जो आपका क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन हो गया, CC हो गया, ये सारे MII के अंतर्गत ही आते हैं ना, ये MIIs के अंदर आते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है क्लियरिंग हाउस के लिए सेबी ने, क्या मैंडेट किया है, इस आर्टिकल में है क्या? इस आर्टिकल में ये है कि देखो जो क्लाइंट होता है, जैसे आप एक क्लाइंट हो, आप सपोज करो डीमैट अकाउंट का यूज़ करके सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच रहे हो, तो होता क्या है, आप मान लो 10 लोगों ने एक साथ खरीदने के ऑर्डर डाल दिए, पूल कर दिया, और 10 लोगों ने सिक्योरिटीज़ को बेचने के ऑर्डर डाल दिए। तो होता क्या है कि जो ये क्लियरिंग हाउस होता है वो क्या करता है कि सारे पे आउट्स तब तक होल्ड करके रखता है और जब तक सारे पूल ना हो जाए, मतलब पहले सारे इकट्ठा करेगा, उसके बाद ये पे आउट करना शुरू करता है। और उस कारण से बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, एरर्स भी हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा था जिसमें मेल आया था क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन का ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं, किसी को कहा कि आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने पूल करके रखे होंगे, आपको यही नहीं पता किसका दे दिया किसका नहीं दिया। फिर जब बाद में आपने पासबुक मिलाई तो फिर आपको समझ में आया कि यार यहाँ ज़्यादा दे दिया। तो ये इशू होते हैं जब आप पूल करके इस तरीके से क्लियरिंग करते हो। तो क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन को कह दिया गया है कि भैया आप डीमैट अकाउंट्स में क्लाइंट को डायरेक्टली पे आउट करें और इस तरीके से होल्ड और पूल ना करें पहले, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि डिसीजन लिया गया है, ताकि ये जो क्लाइंट्स को बाद में होने वाली दिक्कत उससे बचाया जा सके और आपका भी नुकसान कम हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल है बैड न्यूज़ फ्रॉम कसीनी इज डार्क मैटर्स मेन राइवल थ्योरी डेड।
तो यहाँ पे अब नाम से ही क्लियर है, 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। पहला क्या आएगा, पहला आएगा भैया कसीनी, कसीनी का नाम सबसे पहले आया है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा डार्क मैटर का नाम। तीसरा क्या है, तीसरा आएगा जो राइवल थ्योरी है उसका नाम, ठीक है ना। अब इसको अपन ऐसे ब्रेक करके समझेंगे तब ये साइंस का कठिन आर्टिकल है ना, तो इतना आसान आर्टिकल नहीं है। तो कसीनी तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि एक मिशन था, एक किसका मिशन था, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, जो कि सैटर्न के लिए गया था, ठीक है ना। इट वाज फॉर द सैटर्न। थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देता हूँ, चूँकि मेरे पास है इसलिए दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, कसीनी एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट था, 2004 से 2017 तक, 2004 से 2017 तक था। कोलैबोरेटिव मिशन था बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द इटालियन स्पेस एजेंसी। तो इटालियन स्पेस एजेंसी भी इसमें याद रखिएगा। कसीनी का नाम रखा गया है जियोवानी कसीनी के ऊपर। जियोवानी कसीनी वॉज द 17th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर who discovered the division in the Saturn's ring। तो सैटर्न की रिंग में डिवीजन इन्होंने ढूंढा था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब कसीनी स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मुख्य पार्ट होते हैं, द कसीनी ऑर्बिटर एंड द हिगन्स लैंडर। तो कसीनी हिगन्स इसका पूरा नाम हो गया, कसीनी ऑर्बिटर हो गया और हिगन्स लैंडर हो गया। जैसे विक्रम और प्रज्ञान है ना, प्रज्ञान रोवर है और विक्रम लैंडर है, तो वैसे ही कसीनी हिगन्स में कसीनी आपका लैंडर था, ऑर्बिटर था, और आपका जो हिगन्स है वो लैंडर है, ठीक है ना। अब 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इसने कसीनी हिगन्स ने की, वो मैं आपको बता देता हूँ कसीनी ने क्या किया। पहला, कसीनी ऑर्बिटर एंड द हिगन्स, हाँ ये पहला है रिंग्स जो थी सैटर्न की रिंग्स के रिगार्डिंग, मून के रिगार्डिंग, वहाँ के एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि यहाँ पे उन्होंने किया, और सैटर्न का मून जो टाइटन था उसको भी स्टडी किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इसने की है। अब हम बात कर लेते हैं डार्क मैटर की। तो क्या होता है कि क्या देखा गया कि गैलेक्सीज आर रोटेटिंग एट मच फास्टर दैन व्हाट शुड बी देयर ओरिजिनल स्पीड। तो गैलेक्सीज, कई गैलेक्सीज अपने साइज़ के हिसाब से रोटेट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रही, जितना तेज उनको नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या था कि कोई तरीका नहीं था कि इसको समझाने का, है ना, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ को कहीं ना कहीं ये हो रहा था, वायलेट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कोई ग्रेविटी काम कर रही होगी, है ना, और एडिशनल ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल ग्रेविटी काम कर रही होगी, एंड दिस इज़ वाई द इनविजिबल सब्सटेंस, जिसको हम डार्क मैटर बोलते हैं, वो प्रपोज कि एक इनविजिबल सब्सटेंस है जिसको हम डार्क मैटर बोल रहे हैं, और वो दिख नहीं रहा है, वो ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है, और इसी कारण से वो कई गैलेक्सीज जो है अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी एक राइवल थ्योरी आई। राइवल थ्योरी का नाम क्या था, राइवल थ्योरी का नाम था मॉन्ड थ्योरी, MOND, मॉन्ड थ्योरी, जिसका याद रखेगा मिलग्रोमियम डायनामिक्स बोलते हैं इसको, मिलग्रोमियम डायनामिक्स बोलते हैं मॉन्ड थ्योरी को। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टिल रिसेंट टाइम्स। इसको इजरायली फिजिसिस्ट थे मॉर्डेहाई मिलग्रोम, उन्होंने 1982 में प्रपोज की थी मॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो मॉन्ड थ्योरी क्या पोस्टुलेट करती है कि दैट ग्रेविटी स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली टू व्हाट न्यूटन एक्सपेक्टेड व्हेन इट बिकम्स वेरी वीक एज द एजेस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है ना। एंड यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि जब न्यूटन ने भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, है ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि द मेन पोस्टुलेट ये था कि दैट ग्रेविटी स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली, ग्रेविटी स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली टू वॉट न्यूटन एक्सपेक्टेड व्हेन इट बिकम्स वेरी वीक, है ना, एज द एजेस ऑफ द गैलेक्सीज। तो यहाँ पे कुछ है, कुछ फालतू वैल्यूबल नहीं, चलो इसको छोड़ो, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है ना। बट दिक्कत यहाँ क्या हुई, दिक्कत ये होगी कि जो इन्होंने कहा था वो एक्सप्लेन होने के लिए कसीनी हिगन्स जब गया था सैटर्न में, तो वहाँ पे चूँकि वो 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है ना आपको, डिस्टेंस की यूनिट होती है, जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो चूँकि सैटर्न बहुत दूर है, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास है, तो वहाँ पे कसीनी जब गया तो वहाँ पे मॉन्ड थ्योरी के एविडेंसेस मिलने चाहिए थे, जो ये कह रहे थे एजेस पे, तो वो नहीं मिले। अब वो नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वो राइवल थ्योरी इतने काम कारगर नहीं है। तो वही इस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई वो कारगर नहीं है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री रिवर्क्स प्रोटोकॉल एज कंट्रीज TB एलिमिनेशन ड्राइव प्लेट्यूज। लेकिन इसकी मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं द एग्जाम्स मेड सिंपल, और यहाँ पर अगर हम देखें लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, तो मैंने 2 जोड़े। एक तो आपका यहाँ पे जोड़ दिया हेल्थ मिनिस्ट्री वाला, देखो आप देख सकते हो
रिवर्क्स द प्रोटोकॉल, और ऊपर हम चंद्रबाबू नायडू वांट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, ये भी आप पढ़ लेना। हेल्थ मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे थे चूँकि, तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो हमारा टीबी का एलिमिनेशन चैलेंज था 2025 तक हम करना चाहते थे टीबी को एलिमिनेट, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने काम करना बंद कर दिया गया। तो आईसीएमआर का ये कहना है कि अब इसको रिवर्क करना पड़ेगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को, और हमको प्रॉपरली डायग्नोसिस हो चाहे ट्रीटमेंट हो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड अब हमको एम रखना पड़ेगा टू रिबूट द टीबी फ्री इनिशिएटिव टारगेटिंग जीरो डेथ, जीरो डिसीज एंड पॉवर्टी फ्रॉम टीबी। कुछ नहीं होना चाहिए, ना डेथ होनी चाहिए, ना डिसीज, ना पॉवर्टी होनी चाहिए। अब टीबी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट बर्डन है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं कहना चाहिए, हाईएस्ट डिसीज बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का। एंड इवन नाउ ओवर 1 मिलियन टीबी केसेस आर रिमेनिंग अननोटिफाइड ईच ईयर। तो हर साल लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो अननोटिफाइड रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स नहीं, जबकि टेस्टिंग के नए नए तरीके ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दिए, उसके बाद भी इशू आ रहा है ना। दिक्कत यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेटली इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इनएडिक्वेट डायग्नोसिस और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है प्रयास, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने नई टेक्नोलॉजीज़ लाई फॉर अर्ली डिटेक्शन, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है उसके नाम। और इन्होंने, इंडिया ने ये भी कहा है कि मैंडेटरी बनाया कि भैया आपको सारे टीवी केसेस को नोटिफाई करना होगा। एंड टीवी प्रोग्राम इज़ इंटीग्रेटेड विद जनरल हेल्थ सर्विसेज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। डायग्नोस्टिक सर्विसेज को एक्सपैंड किया गवर्नमेंट ने, प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीवी, सिंगल विंडो सर्विस दी है, नेशनल ड्रग रेजिस्टेंस सर्वेलेंस एंड रिवीजन ऑफ द पार्टनरशिप गाइडलाइंस। ऑल दीज थिंग्स आर डन अंडर द मैंडेट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नीड फॉर एक्सेलरेटेड एफर्ट्स, तो यहाँ बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट यही कह रहा है कि भाई करंट डेडलाइन जो है वो 2030 तक भी पूरी नहीं होगी, 2025-35 तक भी पूरी नहीं होगी, है ना। इसलिए आपको इम्फेसिस करना है 2 चीज़ों में। पहला आपको टारगेट करना है एक्सेलरेट द टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन बाय 10 to 15% एनुअली, मतलब हर साल कम से कम 10 से 15% को आपका डिक्लाइन चाहिए, है ना। तो एक तो ये ना, दूसरा उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, DTPB, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है फॉर द टीबी एलिमिनेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे ऑथर ने वही बताया कि भैया एलिमिनेट करना 2025 तक, लेकिन हम बहुत मुश्किल है कि उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हो गया, को इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे HIV, स्पेशली HIV टीबी के साथ हो जाती है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर अगर इस तरीके से है तो। इंडिया में लार्जेस्ट शेयर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखा है मैंने कि टीबी एलिमिनेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं। तो जैसे CB NAT एंड TrueNAT, ये टेस्ट होते हैं फॉर डिटेक्शन। तो CB NAT एंड TrueNAT ये डिटेक्शन किट्स हैं, इनको लाया गया है ना। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में भी चेंजेस किए गए हैं। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको RNTCP कहते हैं, इट इज़ द नेशनल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द टीबी पेशेंट्स, है ना। एंड इसको पूरे कंट्री में एक्सपैंड किया गया है, एंड ये आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा निक्षय मित्राज अपॉइंट किए जाते हैं, निक्षय मित्रा प्रोग्राम, जिसमें निक्षय का मतलब होता है आपका टीबी, तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में आपको स्पेशल कैटेगरी, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में है, ये हिंदू में नहीं आया है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मार्क की है। मैं आपको 2-3 बहुत अच्छे फैक्ट्स बता देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि भैया 5th फाइनेंस कमीशन ने 1969 में इसको कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट है। इसके लिए क्या है, फाइनेंस कमीशन कुछ चीज़ें देखती हैं, जैसे कि टेरेन की क्या डिफ़िकल्टी है, लोकल पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है कि नहीं वो एरिया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कितनी है, नॉन वायबल स्टेट फिनेंसेस हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने फिर इसमें रिकमेंडेशन ये दिया कि भाई इसको हटाओ, ये तो एक बर्डन है, इट्स अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, है ना। तो इट रिकमेंडेड द स्क्रैपिंग ऑफ SCS, और उसके बाद स्क्रैप कर भी लिया गया 14th फाइनेंस कमीशन के बाद। हाँ, 14th फाइनेंस कमीशन ने ये भी बोला कि भैया 42% आप कर दो शेयर जो प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं, लेकिन ये बंद कर दो। तो कुल मिलाकर के 11 स्टेट्स रह गए, जिसमें पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे। देन बॉर्डर स्टेट्स में आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया था, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया,
ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अब बात चल रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश बहुत दिनों से डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, और अब जा करके ऊँट पहाड़ के नीचे आया है ना। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पहले उनको ज़रूरत नहीं थी तेलुगु देशम पार्टी की या चंद्रबाबू नायडू को, तो मना भी कर सकते थे, बट नाउ दे आर वेरी, आई थिंक, इन अ वेरी टाइट स्पॉट, अब मना कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑथर ने वही लिखा है कि मना कर नहीं सकते, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है भाई कि आप कम से कम ये बोलो कि 5 साल के लिए आप क्या लगाएंगे, है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो 5 साल के लिए आप शुरू कर दो, है ना। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फ़ायदे होते हैं कि आपको एक तो गारंटी रेट्स बढ़ जाती हैं सेंटर की तरफ से, इसके अलावा आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, कस्टम ड्यूटी वेवर मिलता है, एक्साइज ड्यूटी कम हो जाती है। इसके अलावा आपको जैसे जो सेंट्रल फंड, सेंट्रल स्कीम्स होती है ना, सेंट्रल स्कीम्स ना, उसमें नॉन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो आपको 70% ही दिया जाएगा उसका, है ना, टोटल कॉस्ट का। लेकिन अगर आप SC/ST स्टेट हो यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो आपको 90% दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। होप गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यही चीज़ ऑथर ने भी यहाँ बताई थी, ये स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के नाम ये सारे आप देख सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।